ये ईडी इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है या सीबीआई इम्यूनिटी जो विपक्षी दलों में डेवलप हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इस इम्यूनिटी से केंद्र सरकार और ज्यादा घबरा गई है? और घबराहट का नतीजा ये है कि अब नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के मामले में आप देख सकते हैं, बिहार में भी कुछ नई चीजें कही जा रही है, और कुछ बड़े पत्रकार तो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी बहुत बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। अब उनको बहुत सारे लोग डीके शिव कुमार से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तेजस्वी यादव से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभिषेक बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक से जोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि गिरफ्तारी मौजूदा दौर में सत्ता के लिए क्या कोई आशीर्वाद बनकर सामने आ रही है आगामी लोकसभा चुनाव में? आशीर्वाद बनकर सामने आ रही है। जो उदाहरण मैंने आपको दिए, ममता लड़ी तो उभरी, शरद पवार लड़े तो उभरे, शिवसेना लड़ी तो उभरी, महाविकास आघाड़ी तोड़ने का प्रयास किया तो वो उभरे, स्टालिन भी उभर जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं, मायावती ने रियलाइज किया होगा, मायावती जी ने, कि उन्होंने ईडी और सीबीआई के डर के नाते बहुत ही डरा डरा चुनाव लड़ा, जिसका फायदा भाजपा को हुआ। बीच में मायावती जी ने हुंकार भरी तो फिर फाइल खुल गई, फिर मायावती जी घर बैठी। दूसरे बेस्ट उदाहरण केसीआर का है। केसीआर जो लगातार मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, ट्वीट करते थे, केसीआर के बेटे ट्वीट करते थे। केसीआर की मेरी व्यक्तिगत जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। ये वही केसीआर है जिन्होंने नीति आयोग के सब मीटिंग का बहिष्कार करते हुए लेटर जारी किया, जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। फिर कविता को ईडी की नोटिस मिलती है और ईडी की नोटिस अपने बेटी को मिलती है, ईडी के ऑफिस समन्स किया जाता है और केसीआर अपने औकात में आ जाते हैं। अब वो केसीआर बीजेपी के गुण गाने लगे, अब केसीआर की भाषा बदल गई। अब केसीआर बीजेपी की बी टीम करके जहां जहां विरोधी पक्ष सत्ता में आने का प्रयास करेंगे या मजबूत होते हुए दिखाएंगे, उनको कमजोर करने का, खासकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जब पूरी ताकत के साथ उतर रही है तो विदर्भ और मराठवाड़ा में केसीआर ने अपनी पार्टी को उतारा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सत्ता में नहीं आना है। महाराष्ट्र में क्योंकि सत्ता में आने लायक उनका वोट परसेंटेज भी नहीं होगा, लेकिन केसीआर जानते हैं कि इन्होंने थोड़ा बहुत भी नुकसान किया तो वो विरोधियों का नुकसान करेंगे और बीजेपी से फायदा होगा, क्योंकि उनकी नकेल कहीं ना कहीं कविता अटकी हुई है। तो कविता को बचाने के लिए पिता ने अपनी पूरे राजनीतिक करियर का दांव पे लगा दिया। तो पूरे देश में ये दो राजनीतिक दल दिखाई देते मुझे जो थोड़े बहुत डरते हैं। फिर आप आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और टीडीपी तो सत्ता में आने के लिए उनको जगन रेड्डी का खिलाफत करना जरूरी है। वो अपना बेस ढूंढ रहे हैं, कोई साथी ढूंढ रहा है। कांग्रेस और टीडीपी साथ में नहीं आ सकते क्योंकि टीडीपी ही कांग्रेस से बाहर निकल के जन्म हुआ। उनके दामाद को एनटीआर के टिकट नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने टीडीपी खड़ी कर दी। वाईएसआर कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते क्योंकि वाईएसआर भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, इसलिए उनको कांग्रेस का विरोध करने के लिए बीजेपी का साथ लेना जरूरी है। बीजेडी दूर से देख रही है, ना वो कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है, लेकिन वहां पे भी आयरन ओर माइन का लंबा चौड़ा काम हो रहा है और कुछ फाइलें वहां पे भी खुल रही है, इसलिए पहले से वो बीजेपी का अंदरूनी इंपैक्ट लेके बैठे। तो ये दो तीन पार्टियां हैं जो डर के मारे उनके साथ है। एआईएडीएमके का कहे तो एआईएडीएमके लगातार कोर्ट केसेस से लड़ रही है। एआईएडीएमके तमिलनाडु में अपने आसपास लड़ रही है, आपस में लड़ रही है। जयललिता की जो विरासत है उसको लेके लड़ रही है, करप्शन के चार्जेस भी उन पे है, उससे लड़ रही है। तो उनको भी वहां कोई पार्टनर चाहिए, इसलिए बीजेपी के साथ ऐसा ओरिजिनल नेचुरल पार्टनर कौन है? जो थे शिवसेना थी, अकाली दल थे जिनका हिंदुत्व एजेंडा था या लोकल अस्मिता की एजेंडा था, कांग्रेस विरोधी एजेंडा था, वो सब दूर हट गए। तो कुल मिलाकर जो डरा सो मरा, ये सलीम जावेद का डायलॉग है शोले पिक्चर में, अमजद खान के मुंह से, गब्बर के मुंह से कहलवाया गया, जो डर गया सो मर गया। तो वर्तमान राजनीति में जो डर गया वो राजनीतिक रूप से मर गया। यदि राजनीतिक रूप से आपको जिंदा रहना है तो आपको जेल जाना होगा, आपको डट के सामना करना होगा ईडी सीबीआई इन चीजों का। इस देश में न्यायपालिका है। जो संजय राउत को रगड़ा, क्या हुआ? संजय राउत को जमानत मिली तो बाकायदा कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए कि जिनको पकड़ना था वो बाहर घूम रहे, किसको पकड़ के लाए। जब अनिल देशमुख का केस आया तब कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पे केस कहाँ बनता है जो आप उनको अरेस्ट कर बैठे, ये उनकी भी जमानत हो गई। ऐसे कई चीजें हैं जहां
कोर्ट ने बाकायदा आप इसका देख लीजिए, शाहरुख खान के बेटे को, उसको तो ड्रग और ड्रग एडिक्ट करके तो घोषित कर, ड्रग पैडलर ने ड्रग ट्रैफिकर करके घोषित कर दिया था, ड्रग का सौदागर कर के घोषित कर दिया था। आज वही अधिकारी अंदर है, तो न्यायपालिका है, तो लोग ईडी और सीबीआई का नंगे नाच को भी ये देख रहे हैं कि क्या इसका हम कर सकते या नहीं कर सकते सामना। जो सामना कर सकते हैं वो राजनीतिक रूप से निखर के आएंगे। मौजूदा दौर में यदि आप देखें तो जितने नेता विपक्ष के बैठ रहे हैं उनमें से इक्का दुक्का पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दें तो ज्यादातर के ऊपर चार्जेज है, लेकिन यही चार्जेज हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखते हैं। चार्जेज हो, आरोप चार्जेज के साथ साथ कन्विक्शन के करीब जाने वाला भी मामला हो, या जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है भले ही काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के ठीक पहले अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में, जिससे हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी अब है, उनका भी ताल्लुक रहा है, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बेहद मधेपुरा बैंक हुए जी। आपने देखा सतपुड़ा भवन में फाइलें जलते हुए। तो क्या सीबीआई और ईडी, खासकर ईडी को इन सब जगहों का रास्ता नहीं देखा हुआ है क्या? उसे रास्ता सिर्फ वही दिखता है जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी होती है, जहां तेजस्वी यादव की पार्टी होती है, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया होते हैं, जहां नेशनल हेराल्ड होता है, जहां ममता बनर्जी होती है, जहां कविता होती है, और जहां एआईएडीएम का कोई नेता डीएमके में आके मिनिस्टर बन जाता है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है? ये सेलेक्टिव कार्रवाई की जो बातें होती है, इस सेलेक्टिव कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी कहने के लिए तो ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, लेकिन देश आजाद हो गया, सरकारें बनी तब से लेके आज तक ये सत्ता पक्ष के बंधुआ मजदूर कहो या हिज मास्टर्स वॉइस कहो, इसलिए खड़े रहते हैं। जब भी उनको बोला जाता है टॉमी छू, उसको काट के ला, टॉमी काट के ले आता है। यदि कोई आता है, टॉमी अंकल है नहीं भौंकना, टॉमी पूछ हिलाना शुरू कर देता है। ये टॉमी की गलती नहीं, जो रोटी देगा, जो कमांड देगा, उसकी टॉमी सुनेगा। और कमांड देने वाला अक्सर अपने पक्ष के लोगों को सामने पूछ हिलवाता है और विरोधियों को कटवाता है। यही चल रहा है, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इस बार इस टॉमी को शिकारी कुत्ते के जैसा उपयोग में लाया जा रहा है कि जाओ जंगल में जाओ और ढूंढ के लाओ खरगोश कहाँ है। फर्क इतना है, पहले ये टॉमी घर पे था, घर का रक्षण करता था, अब वर्तमान सरकार ने इनको बाहर शिकार के लिए भेजना शुरू कर दिया है। जाओ महाराष्ट्र में एक 29 करोड़ का घोटाला, 39 करोड़ का घोटाला किसी ने सूंघा है, तुम जाके झपाटा मार दो। वो जो जिस पे आज 15 रेड हुई, 15 जगह पे रेड हुई, सर उसके बारे में हम लोगों ने सुना था, खास करके कि महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन कोविड का मैनेजमेंट था। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण आपको देता हूं। मेरे कुछ जानने वाले मजदूर फंसे हुए थे और मैंने सीएमओ को कांटेक्ट किया। तब मैं एक मीडिया हाउस में था दूसरी जगह। मैंने कांटेक्ट किया सीएमओ को। 1-1.5 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फोन लाइन पर आकर आए और उन्होंने फोन करके कहा कि आप पता लगा लीजिए कि आपके लोगों को क्या क्या सामान अब तक नहीं मिल पाया है, भिजवा दिया गया है। 5 किलो के सिलेंडर तक भिजवा दिए गए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन वहां पर मैकेनिज्म था कोरोना से निपटने का। लेकिन इस मैकेनिज्म के बीच भी मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं हुआ होगा, होता है। जहां काम होता है वहां पैसे कमाने की गुंजाइश कुछ लोग निकाल लेते हैं। लेकिन वही सवाल है ना कि ये उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है जिन राज्यों में क्वारंटीन सेंटर के नाम पर क्या क्या हुए हैं, एक के ऊपर 1,000 रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह की खबरें भी आई कि लुंगी, बनियान, साबुन में एक के ऊपर 1,000 रुपए दिए गए। आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही कि बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं था कुछ, उनको ये काम दिया गया। लेकिन वो तब मौन रहे जब कुछ वेंटिलेटर्स प्रोवाइड हुए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, और 150 में से 113 चले ही नहीं। और वो कंपनी गुजराती थी, कोई ज्योति एएनसी ऑटोमोबाइल्स, वो कंपनी वेंटिलेटर कब से बनाने लगी किसी को पता नहीं। और ये मामला औरंगाबाद बेंच तक गया कंपनी का। और सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार का लॉयर ये कहने लगा तो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स है लॉयर के, सरकारी वकील, अरे भाई आप कंपनी के वकील हो क्या? आप कंपनी की तरफ से बोल रहे हो क्या? ये बार बार कोर्ट कह रही है। कोर्ट ने कहा यू शुड टू बी रिप्रेजेंटिंग द कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरर। आप ये कहती हो कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता ही नहीं कैसा यूज करना है,
अरे ये काम नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट को झुटलाओ मत। ये न्यायालय की टिप्पणियां हैं। तब देवेंद्र फडणवीस ने नहीं पूछा कि ये इनको कहां से एक्सपीरियंस है। देवेंद्र फडणवीस ने ये नहीं पूछा कि मुंबई का एयरपोर्ट जो ले रहा है अडानी, उसने अभी तक जीवन में पहला एयरपोर्ट लिया तो किसका एक्सपीरियंस पे लिया था। जब नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन दिया कि भैया ऐसा एयरपोर्ट मत दो, इनको एक्सपीरियंस भी नहीं, तो इनको कैसे दिए गए, तब देवेंद्र फडणवीस के समझ में नहीं आती। देवेंद्र फडणवीस जीवन में कभी मंत्री नहीं बने थे, एकाएक मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी कभी मुख्यमंत्री तक, एमएलए तक नहीं बने थे, एकाएक मुख्यमंत्री बने। नहीं सर, आप नरेंद्र करो मोदी तो के बिना बारे में एक और चीज है एक्सपीरियंस भी आप, जब आपको सर, कुछ करना नरेंद्र होता है तो मोदी के बिना बारे में एक्सपीरियंस एक और चलता है, चीज है सिर्फ दूसरे का सर। एक्सपीरियंस आपको चाहिए। नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में एक और चीज है, देवेंद्र फडणवीस विधायक रहे थे, चुनाव लड़े थे, जीते हारे थे, सब कुछ था। नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था। वो और राबड़ी देवी इस मामले में इक्वल रिकॉर्ड रखते हैं। मैंने वही तो कहा आपको कि जो आदमी कभी एमएलए ही नहीं बना, वो आदमी एकाएक चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो एक्सपीरियंस कहां से लाएगा। यदि वो राज्य चला पाए और उसके बाद केंद्र में आए, गुजरात का तथाकथित एक नया मॉडल देके आए, तो भाई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। ये असंख्य, जब ये बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, क्योंकि ये बोलते समय भूल जाते हैं कि जो जिनके बारे में ये बोल रहे हैं वही पाप इन लोगों ने किया है पहले, तो उसका क्या जवाब देंगे।